गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उससे पहले हम फैक्टर्स के बारे में पढ़े, हम कुछ लॉस के बारे में पढ़ते हैं या कुछ बेसिक पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लैकमैन्स लॉ और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसने क्या बताया कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो अगर वो मल्टीपल फैक्टर्स उसके हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय, कोई भी प्रोसेस हो रहा है और वो अफेक्टेड है बाय मल्टीपल फैक्टर्स, तो वो वाला फैक्टर डिटरमाइन करेगा रेट जो सबसे ज़्यादा कम है। कोई भी प्रोसेस है उसको अगर मल्टीपल फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा रेट ड्राइविंग फैक्टर होएगा वो होएगा जो सबसे ज़्यादा बिलो द ऑप्टिमम लेवल है, या फिर जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कम है या जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा कम है, तो वो वाला फैक्टर होएगा रेट ड्राइविंग फैक्टर। व्हेन अ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, then the rate of process at a time is decided by the factor which is at its lowest concentration or less than the optimum level. For example, carbon dioxide is a limiting factor on a clear sky day, but light becomes a limiting factor on a cloudy day and in dense forest for plants growing in shade. अब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है हमारे रॉ मटेरियल्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होके ग्लूकोज, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, तो ये भी एक फैक्टर है दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एक नॉर्मल डे है, क्लियर डे है, तो क्लियर स्काई डे है, तो लाइट तो लिमिटिंग फैक्टर होएगी नहीं, लाइट तो मोर देन इनफ होएगी एक क्लियर डे पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन अ क्लियर डे। लेकिन अगर क्लाउडी डे है तो लाइट ऑब्वियसली कम होएगी, वो कंपैरेटिवली लोएस्ट होएगी दूसरे फैक्टर्स के। तो इस कारण से क्लाउडी डे पे लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। और वो प्लांट्स जो कि एक डेंस फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की कैनोपी के नीचे शेडी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए भी लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि वहां तक लाइट बहुत कम पहुंचती है, तो उनके लिए भी लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर है फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कार्डिनल पॉइंट्स वाज गिवन बाय सैक्स और एवरी फैक्टर हैज 3 पॉइंट्स। इसने क्या बताया कि एवरी फैक्टर हैज 3 पॉइंट्स और लेवल, 3 कार्डिनल पॉइंट्स और लेवल। फर्स्ट इज मैक्सिमम, मिनिमम। बिलो दिस पॉइंट द फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स। मिनिमम पॉइंट वो है जिसके बिलो कोई प्रोसेस या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। ऑप्टिमम वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो प्रोसेस का रेट है या फोटोसिंथेसिस का रेट है वो मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम कार्डिनल पॉइंट वो है जिसके ऊपर प्रोसेस, या फिर जैसे हम यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए। तो मिनिमम वो पॉइंट है जिसके नीचे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए, मैक्सिमम वो पॉइंट है जिसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए, और ऑप्टिमम वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है। तो हर एक प्रोसेस के ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, और ये किसने दिया था, सैक्स ने। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गया लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, या टेम्परेचर, या फिर वाटर, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि उस प्लांट की जेनेटिक कंपोजिशन, उस प्लांट्स की लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, उस प्लांट में लीव्स में कितनी क्लोरोप्लास्ट हैं, कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, तो वो सब आ जाता है इंटरनल फैक्टर्स में। तो इन सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट को। तो इस साइड मैंने ग्राफ के लाइट इंटेंसिटी शो की हुई है और इस साइड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मैंने ROP से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
बाकी सारे तो जैसे जैसे हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नॉर्मली, वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है। जैसे जैसे हमने लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया, आप देखते जा रहे हो लाइट इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रही है इस तरफ लाइट इंटेंसिटी, वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती जा रही है। तो ये पहले तो इंक्रीज काफी है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा स्टैग्नेट करना शुरू हो जाएगा। बी पार्ट में क्या है, उस रेट से नहीं बढ़ रहे जिस जिस रेट से लाइट इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो बी पे स्टैग्नेट होना शुरू हो जाएगा और सी पे कंप्लीटली पैरेलल हो जाएगा, यानी कि लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। तो इनिशियली तो ये लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आने के बाद ये स्टैग्नेट होना शुरू हो जाएगा और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, वो स्टैग्नेट हो जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस, but up to a certain point only. After it some other factors become limiting factor. अब जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में अफेक्ट करना बंद हो गया, इस पॉइंट पे अब कोई और फैक्टर, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो कोई और फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर बन गया है उस पॉइंट के बाद, जिस पॉइंट पे लाइट इंटेंसिटी का अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, तो उस पॉइंट के बाद अब कोई और चीज, कोई और फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। एट हायर टेम्परेचर, एट हायर लाइट इंटेंसिटीज पे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट भी हो जाती है। काफी हायर लाइट इंटेंसिटी पे फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स हो जाती है। और हायर लाइट इंटेंसिटी से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। हायर लाइट इंटेंसिटी से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्लांट्स अंडर दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन रिलीज स्ट्रेस हार्मोन, और प्लांट क्या रिलीज करेगा, स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, और क्लोजर ऑफ स्टोमेटा जब हो जाएगा तब कोई गैशियस एक्सचेंज नहीं होगी। अगर कोई गैशियस एक्सचेंज ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी बंद हो जाएगी। एट हायर लाइट इंटेंसिटी also increased light intensity lead to increase in temperature. As at higher temperature, stress hormone abscisic acid is released by plants, which leads to closure of stomata. Therefore, no gaseous exchange and photosynthesis stops. तो ये था हमारा लाइट इंटेंसिटी का। अब लाइट इंटेंसिटी की, लाइट की हम क्वालिटी के बेस पे भी, लाइट की इंटेंसिटी के बेस पे भी और उसकी ड्यूरेशन के बेस पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने लाइट की क्वालिटी यानी कि उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट, हमने देखा है कि जो मेन पिगमेंट्स होती हैं जनरली प्लांट्स में, वो होती हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वहां से हमें पता चलता है कि ये ब्लू और रेड रीजन में ही मेनली एब्जॉर्ब करती हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम से हमें ये भी पता चलता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर होता है ब्लू और रेड रीजन में। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ब्लू और रेड लाइट्स की वेवलेंथ है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा असेंशियल है। वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, बिकॉज generally chlorophyll A and chlorophyll B are the main pigments and they absorb mainly in the blue and red regions. And also action spectrum has revealed that ROP means rate of photosynthesis is higher in blue and red regions. Therefore wavelength of the lights from blue and red regions are most essential. Second हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, जैसे स्कायोफाइट्स यानी कि शेड लविंग प्लांट्स। शेड लविंग प्लांट्स को दे ग्रो बेस्ट इन लेस लाइट इंटेंसिटीज, और हीलियोफाइट्स यानी कि सन लविंग प्लांट्स दे ग्रो बेस्ट इन हाई लाइट इंटेंसिटीज। तो प्लांट पे भी डिपेंड करेगा, उसको हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी या लो लाइट इंटेंसिटी। और ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन के लिए लाइट पड़ रही है प्लांट पे, दैट इज द फोटो पीरियड। तो फोटो पीरियड जो जनरली रिक्वायर्ड होता है प्लांट का, वो होता है अबाउट 10 to 12 आवर्स, दैट इज द
नॉर्मली 10 to 12 आवर्स इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। दैट इज ये हमारा एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को लिया, वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिया। जैसे जैसे वाई एक्सिस पे हम ऊपर जाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ए वो टेम्परेचर है जहाँ जिससे नीचे या जिस पे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रुक गया है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अब टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है। और बी वो पॉइंट होएगा ऑप्टिमम पॉइंट जहां पर उस टेम्परेचर पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा है। अब हम बी से अगर हम आगे जाएंगे, बी से भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप करना शुरू कर देगा, और ड्रॉप होता होता वो सी पॉइंट पे आ जाएगा, और सी पॉइंट से भी अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो बहुत लो टेम्परेचर्स और बहुत हाई टेम्परेचर्स पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। एक ऑप्टिमम रेंज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है ये C4 प्लांट्स के लिए हायर है एज कम्पेयर टू द C3 प्लांट्स, क्योंकि C4 प्लांट्स ड्राई रीजन्स के लिए वेल अडेप्टेड हैं। तो C4 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम रेंज है वो है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, और C3 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम रेंज है वो है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो डार्क रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइमेटिक होती हैं, तो एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव। तो लाइट रिएक्शंस भी लाइट सेंसिटिव हैं और कुछ एक्सटेंट तक ना। तो जो डार्क रिएक्शन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होती हैं और एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम्स की बेस्ट एक्टिविटी होगी, बेस्ट एफिशिएंसी होगी, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर ही रेट ऑफ डार्क रिएक्शंस बेस्ट होंगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बेस्ट मिलेगा हमें। B is the optimum temperature where rate of photosynthesis is maximum. A is the temperature below which photosynthesis stops. C is the temperature above which photosynthesis stops. तो हम पढ़ रहे थे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे लाइट में थोड़े से पॉइंट्स रह गए थे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर। तो लाइट इंटेंसिटी के अंदर आप ये भी लिख लेना कि जैसे द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, जिसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड, तो उसके बेस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो एज पर द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर नीडेड फॉर फ्लावरिंग, there are two types of plant and they are as follows. तो फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट एक्सपोजर नीडेड होता है, जिनमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग, उन्हें बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और जिन्हें हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइट चाहिए फॉर फ्लावरिंग, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। तो फर्स्ट है हमारा शॉर्ट डे प्लांट्स, दोज प्लांट्स which flower and photosynthesize at their optimum। जो प्लांट्स फ्लावर भी करेंगे और फोटोसिंथेसाइज एट देयर बेस्ट, उनकी जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का एट देयर बेस्ट लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है एट लो लाइट ड्यूरेशंस। जब लो लाइट ड्यूरेशंस होती हैं तब उनमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ऑप्टिमम रहता है, बेस्ट रहता है, और फ्लावरिंग भी उनमें बेस्ट होती है। उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इसका एग्जांपल है हमारे पास राइस और कॉटन्स। और लॉन्ग डे प्लांट्स वो वाले प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग होएगी और फोटोसिंथेसिस का बेस्ट लेवल रहेगा, ऑप्टिमम लेवल रहेगा, या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट रहेगी जब जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड है या फिर फोटो पीरियड है वो लंबा है, दैट इज लॉन्ग। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। दोज प्लांट्स विच फ्लावर एंड फोटोसिंथेसाइज एट देयर ऑप्टिमम मीन्स बेस्ट लेवल एट हायर लाइट ड्यूरेशंस।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। इसके एग्जांपल है स्पिनच और लेट्यूस। और उसके बाद लाइट में आप ये वाला पॉइंट भी आप लिख लेना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट at which rate of photosynthesis become equals to the rate of respiration। वो intensity of light जब rate of photosynthesis बराबर हो जाता है rate of respiration। अब जब यहाँ पर rate of respiration मैं बोल रहा हूँ तो इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, उन दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब प्लांट्स के सेल में फूड का ब्रेकडाउन यूजिंग ऑक्सीजन और रिलीज क्या होगी, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड। और जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें क्या है, रुबिस्को की ऑक्सीजनेस एक्टिविटी जिसमें O2 यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। तो जो नेट ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो बराबर है टू दी ऑक्सीजन यूज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कोई प्लांट का जो नेट आउटपुट है या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो। उस पॉइंट को हम बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट, यानी वो वाली लाइट की इंटेंसिटी जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, उसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और ये जनरली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे लाइट कंपनसेशन पॉइंट आता है। आफ्टरनून में तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो नेट आउटपुट ऑक्सीजन एवोल्यूशन का ही होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 0.05% increases the rate of carbon dioxide fixation in plants. The increase in the levels of carbon dioxide beyond 0.05% damage the plants over long periods. तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बढ़ना यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ही बढ़ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो फिक्सेशन होती है। अब 0.05% के बाद भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे मतलब ही तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि वो डैमेजिंग है प्लांट के लिए ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन से भी अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की असिमिलेशन होना बंद हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का बनना बंद हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की उनके अंदर जो असिमिलेशन है वो बंद हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रेट्स, मैग्नीशियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से प्लांट की हेल्थ डेटेरियोरेट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए अप टू 0.05% अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन उसके भी बियॉन्ड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना बंद हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड increases the rate of photosynthesis in both C3 and C4 प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो दोनों C3 और C4 प्लांट्स दोनों में ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद जो इंक्रीज है अगर हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना बंद हो जाएगा उस पॉइंट के बाद। जैसे ये है ग्राफ, इस साइड है आरओपी यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे हम वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और एक्स एक्सिस पे है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो कि है ppm पार्ट्स पर मिलियन में। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ppm में बढ़ेगी। अब ये है C4 प्लांट्स और ये C3 प्लांट्स। C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स दोनों में ही जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है, फिर स्टैग्नेट हो जाएगा ऊपर जाकर। वैसे ही एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप कल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। वैसे ही C3 में भी पहले तो इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद वहां पर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे
तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये C3 का सैचुरेशन पॉइंट है और ये C4 का सैचुरेशन पॉइंट है। जो C4 का सैचुरेशन पॉइंट है वो पहले ही आ जाता है, दैट इज 360 ppm, और C3 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट लेट आता है, दैट इज 450 ppm। The saturation levels of C3 and C4 plants are different. For C4 वो approximately 360 ppm और C3 के लिए हो गया है 450 ppm. Since C4 plants can effectively assimilate carbon dioxide using the carbon dioxide concentration mechanism at atmospheric levels of CO2 reach saturation fast. अब C4 प्लांट्स में आपने पढ़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, जो कि हमने डार्क रिएक्शंस की वीडियो में किया था। तो वहां पर क्या था कि पहले इनिशियल फिक्सेशन हो जाती है, और इनिशियल फिक्सेशन होगी हमारी मीजोफिल सेल्स में, वहां रूबिस्को प्रेजेंट नहीं होती, और फाइनल फिक्सेशन हमारी बंडल शीट में सेल में होती है। तो जब मैलेट जो इनिशियल फिक्सेशन के दौरान बना था वो बंडल शीट में जाता है और वहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है। जब मैलेट का ब्रेकडाउन होगा बंडल शीट सेल में, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, इतनी रिलीज हो जाएगी कि वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, और रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, और मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का एक मैकेनिज्म ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। वहां पर ऑलरेडी एक बहुत एफिशिएंटली तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है। तो उन प्लांट्स में ऑलरेडी इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म है कि ये एटमॉस्फेरिक लेवल्स पे ही कार्बन डाइऑक्साइड के सैचुरेशन पॉइंट्स पे जल्दी पहुंच जाते हैं, इसीलिए 360 ppm, क्योंकि उनमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बहुत इफेक्टिवली हो रही है। लेकिन C3 प्लांट्स में क्या है, वहां ऐसे कोई स्पेशल सेपरेशन नहीं है। जैसे C4 में क्रेन्स एनाटॉमी थी और फाइनल फिक्सेशन बंडल शीट सेल्स में होती है जहाँ रूबिस्को है, और वहाँ मैलेट के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को प्रेजेंट नहीं थी, वहाँ इनिशियल रूबिस्को भी नहीं होती, वहाँ पर इनिशियल फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ पेप्टेज। तो वैसा कोई स्पेशल सेपरेशन नहीं है इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में सारा कुछ हो रहा है, और मीजोफिल सेल्स में रूबिस्को पड़ी हुई है। रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी शो करेगी, ऑक्सीजनेज भी शो करेगी। अगर दिन के वक्त सपोज आफ्टरनून है, तब लाइट इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तब रेट ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा है, तब ऑक्सीजन गैस काफी बन रही है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी होगी कि रूबिस्को की बाइंडिंग एक्टिविटी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी, तो रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके फोटो रेस्पिरेशन करेगा या C2 साइकिल करेगा, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो C3 प्लांट्स में अगर हम एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो उससे क्या होएगा, कम रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और फोटोसिंथेसिस क्या होगी, और ज्यादा एफिशिएंट। तो C3 प्लांट्स में इसका सैचुरेशन पॉइंट्स इजीली थोड़ा सा लेट में आता है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट्स आता है 450 ppm पे। C3 plants respond to higher carbon dioxide concentrations by showing an increased rate of photosynthesis. जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी C3 प्लांट्स में बढ़ता है, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, उसकी यील्ड बढ़ेगी। ड्यू टू दिस C3 प्लांट्स लाइक टोमेटो, इसीलिए C3 प्लांट्स जैसे कि टोमेटो, उनको हम ग्रीन हाउसेस में ग्रो करते हैं। टोमेटो जैसे कि C3 प्लांट है, उनको हम ग्रीन हाउसेस में ग्रो करते हैं। वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी कि कंसंट्रेशन हायर होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर हायर होगी तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होएगा। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, बेटर यील्ड होएगी। इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। इसे दिस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता कभी भी C4 प्लांट्स के लिए, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं।
तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का, तो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता C4 प्लांट्स के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन at which carbon dioxide fixation in photosynthesis becomes equal to the volume of CO2 released in respiration। वो पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ उतना ही रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यूज हो गया, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पॉइंट। मतलब फोटोसिंथेसिस में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई टू फॉर्म ग्लूकोज, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज हुआ। उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के पॉइंट को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वो सेम ही है। अब है हमारे पास नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस को, वो है वाटर। वाटर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से ज्यादा प्लांट को ज्यादा इफेक्ट करता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स प्लांट मोर देन द आरओपी यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। नाउ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट में से ट्रांसपिरेशन से, उससे प्लांट्स में वाटर का कंटेंट कम होगा। जैसे वाटर का कंटेंट उसमें कम होएगा तो जो स्टोमेटा है वो फ्लैसिड हो जाएंगे। तो जब स्टोमेटा टर्जिड नहीं रहे वो फ्लैसिड हो गए तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद। जैसे स्टोमेटा हो जाएंगे बंद, गैसियस एक्सचेंज नहीं होएगा। गैसियस एक्सचेंज नहीं होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर नहीं आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर नहीं आएगी तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल ही नहीं है, और अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होएगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होएगी नहीं। और जो लॉस है प्लांट का वाटर का, उससे लीव्स भी मुरझा जाती हैं, वो विल्ट हो जाती हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। सरफेस एरिया कम हो जाता है सनलाइट के लिए, और हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद प्लांट की ओवरऑल जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जितनी भी उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक है एनाबॉलिक है, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो जितने भी इंटरनल फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू द प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द शेप ऑफ द लीफ, द साइज ऑफ द लीफ, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर यूनिट एरिया, और ये सब जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं। तो कुछ जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स प्लांट के जितने भी हैं मोस्टली क्या है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, और वो इंटरनल फैक्टर्स कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि एज ऑफ लीव्स, जितने ओल्ड लीव्स में भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होएगी, और जो नई लीव्स हैं, यंग लीव्स हैं, न्यूबॉर्न लीव्स हैं, उनमें भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होएगी। लेकिन जो मैच्योर लीव्स हैं उनमें कंपैरेटिवली बाकी दोनों से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। देन ओरिएंटेशन ऑफ लीव। नाउ लीव की ओरिएंटेशन कैसे है, वो डायरेक्टली फेस कर रही है सनलाइट को तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होएगी। अगर वो लाइट से अवे है, टिल्टेड अवे है, तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होएगी। तो उसकी ओरिएंटेशन किस तरह से है विद रिस्पेक्ट टू दी सनलाइट, उस पे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन द साइज ऑफ लीफ, छोटे लीफ में कम क्लोरोप्लास्ट है, कम फोटोसिंथेसिस होगी। बड़े लीफ में ज़्यादा क्लोरोफिल है, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी।
देन वी हैव ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की ओरिएंटेशन डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी में डिफरेंट हो जाती है। बेसिकली 3 तरह की क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट है। फर्स्ट होती है हाई लाइट इंटेंसिटी में। हाई लाइट इंटेंसिटी में जो क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट होती है उसे हम बोलते हैं पैरास्टोफ। हाई लाइट इंटेंसिटी में जो ये जैसे मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर जो उसकी लेटरल वॉल्स हैं वहां पर क्लोरोप्लास्ट इकट्ठे हो जाते हैं। ये मीजोफिल सेल है, उसकी जो लेटरल वॉल्स हैं वहां पर क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाते हैं और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरास्टोफ। क्लोरोप्लास्ट अलाइन ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स अंडर हाई लाइट कंडीशंस। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट ऐसे है। तो उस पर भी डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस कैसा हो रहा है। जैसे कि एपोस्ट्रोफ मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है वो रैंडमली प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में। ये मॉडरेट लाइट कंडीशंस में क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट ये होती है। जो नॉर्मल लाइट कंडीशंस है, मॉडरेट लाइट कंडीशंस हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट रैंडमली होती है विद इन द मीजोफिल सेल और उसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। एपिस्ट्रोफ अगर जो क्लोरोप्लास्ट हैं अलाइन परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, तो जैसे जो इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलरली अगर ये अरेंज है, उसके इंसिडेंट लाइट के राइट एंगल पे अगर ये क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफ। ये कंडीशन तब आती है लो लाइट कंडीशंस में, लो लाइट इंटेंसिटीज में क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट ये हो जाती है। देन वी हैव ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की किस तरह से ओरिएंटेशन है, उनका नंबर क्या है। जितना ज्यादा मीजोफिल सेल्स होंगे उतनी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, उतनी ज्यादा क्लोरोफिल, उतनी ज्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। उनकी ओरिएंटेशन किस तरह से है, लाइट की तरफ है तो बेटर फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट से दूर है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। देन वी हैव द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। जितना ज्यादा क्लोरोफिल होएगा उतना ज्यादा लाइट एनर्जी ट्रैप होएगी और उतना ही बेहतर फोटोसिंथेसिस होएगा। Then we have the number of leaves. More is the number of leaf, more is the amount of chlorophyll, and more is the rate of photosynthesis. उसके बाद आता है accumulation of carbohydrates. तो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती जाती है, तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसकी अगर जब सैचुरेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्लांट में बन चुका है, तो वो एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, बस करो अब मुझे और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस को स्लो डाउन कर दो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो अकोमोडेशन अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हो जाती है तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, इनहिबिटिव फीडबैक जाता है, जिसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। इन लीव्स एन इंक्रीज्ड accumulation of carbohydrates tend to saturate and reduce the rate of photosynthesis. This happens because of the inhibitive feedback or feedback inhibition. तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स जो कि जेनेटिकली मोस्टली डिटरमाइंड होते हैं।